बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि विनय भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा फिर से आ गए। हाँ, एडमिट। हेलो विनय भैया कार्यक्रम के लिए इस कार्यक्रम के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूँ और जब से मैंने लिया कि मैं इसको संबोधित करूंगा तब से मैं सोच रहा हूँ कि कैसे मैं सजाऊं और क्या विषय रखूं, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा विषय है कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा कोर्स देने का मैंने प्लान किया हुआ है। और शायद कई सारे लोगों को आप में से पता होगा कि 15 जुलाई से वो कोर्स शुरू भी होने वाला है। 1 महीने का 12 पूरे लेक्चर्स हैं उसके अंदर में। तो बहुत ही बड़ा विषय है और उसको एक 50 मिनट या 1 घंटे में समेटना, उसके लिए बहुत योजना बनाने की जरूरत है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ 2 दिन से। तो देखते हैं कि कैसा होकर के निकल करके आया है। एक बहुत ही रोचक बात आपको बता दें कि 1921 में जब नोबेल पुरस्कार की कमेटी बैठी फिजिक्स की, और 1921 में जितने एप्लीकेशंस आए थे, एप्लीकेशंस नहीं, रिकमेंडेशंस, उन सब की जब जांच पड़ताल उन लोगों ने की तो उसके बाद उनका निर्णय हुआ कि इसमें से किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो 1921 का नोबेल पुरस्कार जो है वो टाल दिया गया, क्योंकि उनको जो उनके पास पेपर्स आए थे उसमें ऐसा लगा नहीं कि कमिटी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाई और इसलिए 1921 का टाल दिया गया। और हुआ कि अगले साल फिर से 1922 में और फिर से रिकमेंडेशंस मांगे जाएंगे और 1921 का पुरस्कार भी 22 में दिया जाएगा और 1922 का पुरस्कार तो 22 में दिया ही जाएगा। तो आइंस्टीन को 1921 का पुरस्कार मिला है लेकिन वो दूसरी बार में जब सेकंड टाइम जब 1922 में मीटिंग हुई थी तब मिला है। तो बहुत सारी रोचक कहानियां हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी पीपीटी के साथ में और देखता हूँ मैं क्या क्या कहानियां आपको सुना पाता हूँ। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन को। कुछ दिखा क्या? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है। तो ये 100 वर्ष पुरानी कहानी है। 1921 के आजू बाजू में क्या क्या सब हुआ था उसकी है, और शिक्षा जगत के लिए इसमें बड़े संदेश हैं। तो मुख्य रूप से आज की सारी योजना मेरी ऐसी है, क्योंकि ये आपका विद्यालय जो है, महाविद्यालय, वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में बहुत सारा काम कर रहा है। तो इस आइंस्टीन की कहानी से हमारे लिए क्या संदेश हम लेकर के जा सकते हैं, उस पर मेरा ध्यान रहेगा। आज अगर किसी को पूछ लीजिए, अभी जितने हमारे यहाँ जुड़े हुए उनको भी अगर मैं पूछूं कि भाई 5 वैज्ञानिकों के नाम बताओ, तो डेफिनेटली आइंस्टीन का नाम तो हर कोई बताएगा, हर कोई। एक बकायदा सर्वे हुआ था अभी 2017 के अंदर में, अमेरिका की जो एक पत्रिका है उसके द्वारा। तो उसमें उन लोगों ने बहुत सारे लोगों से यही पूछा कि भाई सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताओ, और हर किसी का उत्तर एक ही आता था, आइंस्टीन आइंस्टाइन आइंस्टाइन, चाहे वो फिजिक्स का हो या न हो। और कई बार हम लोग अपने क्लासरूम में भी इनका नाम दोहराया करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी बहुत सवाल पूछता है और हमें जवाब देने की इच्छा नहीं होती है क्लासरूम में, तो हम उसको कई बार साइंस के क्लास में
ऐसा कह के चुप कराते हैं, बड़े आइंस्टाइन बनने चले हो, बैठो चुपचाप। तो आइंस्टीन का जो नाम है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और सबसे जो प्रमुख बात है जिसके लिए आइंस्टाइन बहुत प्रसिद्ध है, उस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आइंस्टीन के नाम को सब लोग जानते हैं, लेकिन आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण को हम सब लोग पहचानते हैं कि धरती जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षण का बल लगाती है, और इसी धरती के आकर्षण के कारण से अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंके तो वापस नीचे आ जाती है, या अगर ड्रॉप कर दें, उसको छोड़ दें तो नीचे की तरफ गिर पड़ती है। तो न्यूटन ने उसकी सारी कहानी जो है वो बता रखी थी कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक मान लीजिए सूरज है, एक मान लीजिए धरती है, तो फिर वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सूरज जो है धरती को खींचता है अपनी तरफ, ऐसा। तो ये न्यूटन की थ्योरी बहुत समय से चली आ रही है और बड़ी कहानियां हैं उसके भी सेब गिरने की और वगैरह वगैरह। लेकिन आइंस्टाइन ने इसमें संशोधन करा, एक बिल्कुल ही नई संशोधन नहीं किया, बिल्कुल ही नई थ्योरी उन्होंने बनाई। क्यों बनाई? तो वो बनाई इसलिए कि कुछ ऐसी चीजें प्रकृति में थीं जो कि इस न्यूटन के जो सिद्धांत हैं उसके आधार के ऊपर नहीं हो रहा था काम। तो इसके लिए उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, और वो नई थ्योरी बड़ी रोचक है। नई थ्योरी है कि हमारा जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर में और हमारे मटेरियल्स रखे हुए, ये सूरज है, वो धरती है, बल्कि मैं अगले इस पे चला जाऊं। हाँ, जैसे ये मान लो एक है, ये कोई स्टार है, तारा है, कुछ चांद है, फलाना है, ये गैलेक्सीज, जो कुछ भी है वो जो पदार्थ है, जैसे सूरज वो एक पदार्थ हो गया, धरती एक पदार्थ हो गई, चंद्रमा एक पदार्थ हो गया, कोई खास तारा एक पदार्थ हो गया। तो ये सारे अलग अलग लटके हुए हैं, चल फिर रहे हैं आपस में, एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, लेकिन है कहाँ पे ये? है कहाँ पर ये स्पेस में है। ये स्पेस में, जैसे हमारे कमरे के अंदर में हवा है, तो हवा के अणु हैं, तो अलग अलग अणु हैं, लेकिन वो सब अणु कहाँ है? तो हमारे कमरे का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलाकर जो आयतन है, जो स्पेस है, उसमें आवाज सर चली जाती है बार बार। हेलो, हाँ, वेट करिए देवेश जी, अभी आ रही है, ठीक कर रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम हो। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत तो रहती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे सरल रेखा में चलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मुझे सरल रेखा में चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चींटी के रूप में इस बॉल की सतह पर हूं, यहां हूं मैं, और यहाँ चीनी का दाना है, तो सबसे छोटी दूरी के लिए मुझे कर्व पे चलना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलना पड़ेगा। तो यहाँ की जो ज्योमेट्री है और यहाँ की जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आइंस्टीन के जो सिद्धांत आए हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, उसके अंदर में कुछ इसी प्रकार की चीज है कि ये जो स्पेस है, जो अमूमन सीधा रहता है, सीधा यानी अब सोच लीजिए, अब पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं हम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब मिला करके, इसकी भी अपनी एक ज्योमेट्री है, और उसके अंदर 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो कहते हैं सबसे छोटा रास्ता चाहिए तो सीधी रेखा से मिला दो, स्ट्रेट लाइन से मिला दो, चाहे कहीं पे 2 पॉइंट आप ले लें, अगर सबसे छोटा रास्ता चाहिए तो उनको सीधी रेखा से मिला दो। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में है कि अगर कोई वहां पे भारी ऑब्जेक्ट है तो वहां के स्पेस को उसने कर्व कर दिया है, वो फ्लैट स्पेस नहीं है,
जैसे पेपर की जगह गोला कर दिया था हमने, तो अब जो हमारा नॉर्मल स्पेस है, सूरज के आसपास का स्पेस टेढ़ा हो गया है। और ये धरती अगर है, मान लीजिए ये धरती अगर है, मान लीजिए यहाँ पे धरती है, ये दूसरी स्लाइड है, मान लीजिए यहाँ पे धरती है, तो ये सूरज उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि स्पेस ऐसा टेढ़ा हो गया है तो इसलिए धरती उसमें गड्ढे में गिर रही है। स्पेस टेढ़ा होने के कारण से वो ऐसे गिर रही है। तो आकर्षण का पूरा एकदम नया सिद्धांत ही हो गया ये, कि वो स्पेस का जो कर्वेचर है, स्पेस का जो कर्व हो जाना है, उसका डिफॉर्म हो जाना है, उसके कारण से ये सारे आकर्षण दिखते हैं। और अगर वैसा है तो लाइट को जो सरल रेखा में चलती है, हम कहते हैं वो भी सरल रेखा में इसीलिए चलती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में उसको सबसे छोटा वाला रास्ता चाहिए। लेकिन अगर कर्व हो गया है मेरा स्पेस, तो सबसे छोटा वाला रास्ता अब सरल रेखा नहीं रह गया है, और इसलिए लाइट को भी मुड़ना चाहिए, लाइट को भी उसमें से मुड़ना चाहिए। ये उनकी थ्योरी में से प्रेडिक्शन हुआ कि लाइट को भी मुड़ना चाहिए, यानी कि लाइट भी अगर चले तो किसी भारी ऑब्जेक्ट के बगल से जब गुजरे तो उसको मुड़ जाना चाहिए। यानी जैसे कि आकर्षण करती है चीजें एक दूसरे को, ऐसा लगता है कि लाइट को भी आकर्षित करेगा सूरज या तारा या कोई भी बड़ा पिंड वहां पर है। तो ये उनका सिद्धांत है, और ये सिद्धांत उन्होंने 2005 से लेके 2015 तक इस पर काम किया था, 10 साल, और उसके बाद ये सिद्धांत सामने रखा था। और उसके 4 साल के बाद 1919 ईस्वी में एक टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ, क्या खग्रास सूर्य ग्रहण, और काफी लंबा, 6 मिनट से भी ज्यादा लंबा। तो एक ये जो एडिंगटन साहब थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये तय किया कि हम लोग सब लोग मिल करके वहां एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो हमें तारे सब दिखाई पड़ेंगे उसके अंदर में, और वो तारों की जो पोजीशंस हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो लाइट है वो सूरज के पास में डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन्होंने लंबा चौड़ा बहुत सारे लोग जा करके और वो सब अपना टेलीस्कोप ये वो सब लगा करके उन्होंने किया, और उन्होंने पाया कि हाँ, सचमुच लाइट जब सूरज के पास से गुजरती है या किसी भी चीज के पास से गुजरती है, अभी तो स्टार की लाइट हो रही थी, तारे जो दूर के तारों से लाइट आ रही थी, उसको देखा गया कि हाँ, सूरज के पास से जब आती है तो वो मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जब काम हो गया और सत्यापन हो गया इनके गुरुत्व के सिद्धांत का, तो क्या हुआ, आइंस्टाइन क्या बन गए, विज्ञान जगत के सितारे बन गए, रातों रात पूरी दुनिया के अंदर में छा गए। और उनकी जो थ्योरी किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन आइंस्टाइन ने कोई बहुत बड़ा काम किया, कोई बहुत बड़ी थ्योरी दी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उन्होंने कुछ अलग थ्योरी दी है, और उस थ्योरी की पुष्टि हुई है, ऐसा ही होता ही है, यहाँ दिख रहा है। एडिंगटन का जो काम है उसके आधार पर ये दिख रहा है। अब आप देखिए इसमें से हमारे लिए क्या संदेश है। 1905 में शुरुआत की थी उन्होंने इसको समझने की, इस पे काम करने की, इस सिद्धांत को बनाने की, और 15 में जाकर के उन्होंने उसको पब्लिश किया कि हाँ, बन गया। 10 साल एक प्रॉब्लम के ऊपर जूझते रहे। ये है धैर्य, ये है निरंतरता, और ये है असफलताओं से निरपेक्ष होना। इस 10 साल के अंदर कई बार बहुत उठापटक हुई होगी, लेकिन लगे रहना, नहीं करना है हमें तो करना है, और उसको बीच बीच के अंदर में कुछ भी हो रहा है तो उससे भटकना नहीं, ये सीखने की चीज है। तब उसमें से कुछ निकल करके जब आता है तो कुछ बड़ा काम होता है। क्या कह सकते हैं हम, जो मन में ठान लिया वो बस ठान लिया, और इस राह चला जो इस तरीके से काम कर, जो ठान लिया, इस राह चला जो, उसने ही कुछ काम किया। आइंस्टीन इसके उदाहरण है। हमारे आइंस्टीन के बारे में बहुत सारी भ्रामक कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी। जब कोई सेलिब्रिटी हो जाता है ना, जब किसी का नाम बहुत हो जाता है और बहुत उसके बारे में
फेमस हो जाता है तो उसके लिए बहुत सारी कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। तो स्कूल में बड़े कमजोर विद्यार्थी थे, फेल हो जाते थे, गणित में फेल हो जाते थे और विषयों में फेल हो जाते थे, बड़े भुलक्कड़ थे और ट्रेन में चढ़ जाते थे, पता ही याद ही नहीं रहता था कहाँ के लिए चढ़े हैं। तो ये सब बहुत तरह तरह की भ्रामक कथाएं हैं, लेकिन अगर हम लोग उनके जीवन के अंदर में जाएंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने संघर्ष बहुत किया, बहुत करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। अभी हम देखेंगे थोड़े से संघर्षों की कहानी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल के अंदर में ठीक ठाक स्कोर किया है, कभी फेल नहीं हुए हैं, कभी भुलक्कड़ की ऐसी कुछ बात नहीं है। तो उन कथाओं से भी थोड़ा सा बचिएगा। हाँ, एक बार जरूर फेल हुए थे जब उन्होंने स्कूल खत्म किया था, हाई स्कूल अपना पूरा किया था, और उसके बाद वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे उस कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के अंदर में वो पास नहीं हुए थे। और हालांकि अगले साल फिर उनका एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ, लेकिन पहली बार जब उन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी तो उसमें वो पास नहीं हुए थे, ये जरूर है। आगे देखें फिर क्या होता है, ये उसका नाम है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी चीज आने वाली है। ये देखिए, उन्होंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद, उसका ये नाम है स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचिंग डिप्लोमा प्रोग्राम। टीचिंग डिप्लोमा प्रोग्राम। हाई स्कूल करने के बाद आइंस्टीन कहाँ गए? आइंस्टीन गए उस कॉलेज में जहां से उनको टीचिंग करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बीएड होता है, बीएड होने के बाद हम टीचिंग करने के काबिल ऐसा घोषित किए जाते हैं कि हाँ बीएड हो गया, एमएड हो गया तो आप टीचिंग कर सकते हो। तो उसी प्रकार से उस जिस कॉलेज में वो गए हैं वहां पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टीचिंग का डिप्लोमा प्रोग्राम है 4 साल का, उसके कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो जो हमारे बहुत प्रतिभावान लोग होते हैं ना, वो टीचिंग पसंद करते हैं। उनके पिताजी बनाना चाहते थे उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन पुत्र जी की मंशा थी बनना एक आदर्श टीचर। उनके पिताजी के अपने कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की का कुछ फैक्ट्री वगैरह थी, कुछ बिजनेस था उनका, तो वो चाहते थे कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ करके और हमारी कंपनी को संभाले। लेकिन आइंस्टीन जो है उनको इंजीनियर नहीं बनना था, उनको टीचर बनना था, इसलिए उस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया जहां से उनको टीचिंग के लिए ट्रेनिंग मिली। तो सबसे पहला चॉइस टीचिंग। तो जो लोगों ने टीचिंग के लिए जो कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, टीचर भविष्य में बनने वाले हैं, वो लोग बहुत गर्व से अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं। आइंस्टाइन जैसी जो महान विभूति है उसकी भी फर्स्ट चॉइस जो थी वो टीचिंग ही थी, जबकि उसके पिताजी काफी जोर दे रहे थे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे। और जो प्रवेश परीक्षा जिसमें वो पास नहीं हुए थे ये करने के बाद, हाई स्कूल के बाद, उसमें एक लेख लिखना था अपने बारे में। उस लेख में भी उन्होंने लिखा है, आई सी माई सेल्फ बिकमिंग ए टीचर ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो ये नेचुरल साइंस, बल्कि फिजिक्स को ही उस समय ज्यादातर नेचुरल साइंस कहते थे। तो उसमें टीचर बनना है, वो उन्होंने 16 साल की उम्र के अंदर में उसके लेख के अंदर में लिखा हुआ। लेकिन स्कूल में जो स्कूल की जो रटंत परंपरा है, रटो 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 रटो, याद करो याद करो याद करो, उसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। और उनके एक पत्र के अंदर में ये है जो उसी समय का स्कूल के ही काल का है, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड क्रिएटिव थॉट्स वाज लॉस्ट इन स्ट्रिक्ट रोट लर्निंग। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा चीजें परीक्षा के लिए याद करते हैं और कराते हैं। परीक्षा होने वाली है तो कितने सारे क्वेश्चंस के उत्तर अपने को याद होने चाहिए ताकि परीक्षा में वो क्वेश्चन आए तो हम फटाफट उसको लिख सकें। यही एकमात्र ध्येय हो जाता है क्लासरूम टीचिंग का। तो आइंस्टीन को इससे बड़ा विरोध था कि जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जहां से रचनात्मक काम हो सकते हैं, वो लॉस्ट हो जाता है इस रोट लर्निंग यानी रटने वाली विधा से। तो जब अगर हम शिक्षक होते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा
कि ऐसा ना हो। तो ये संदेश जो है वो शिक्षकों के लिए, शिक्षाविदों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, चाहे वो कॉलेज का मैनेजमेंट हो और चाहे वो अपने प्रदेश का हो या AICTE हो या जो भी है, वो जो प्रशासनिक अमला है उसके लिए भी यह संदेश है कि क्रिएटिव थॉट्स हमारे मिटने नहीं चाहिए। हम कुछ नई रचना कर सकते हैं, हम कुछ नया बना सकते हैं, ये मिटना नहीं चाहिए। और आगे कहानी देखिए, ये डिप्लोमा खत्म हुआ है उनका 1900 में, 1900 में डिप्लोमा खत्म हो गया। अब वो उनके पास सर्टिफिकेट आ गया, डिग्री आ गई। किस काम के लिए? अब वो किसी स्कूल में, कॉलेज के अंदर में टीचिंग कर सकते हैं। जगह जगह अप्लाई करते रह गए, उनको कोई जॉब नहीं मिला, 2 साल भटक गए। तो उनकी कहानी भी आम जो हमारे युवा होते हैं ना, उन्हीं की कहानी जैसी है। डिग्री लेने के बाद जॉब खोजते रहते हैं, वो जॉब मिलता नहीं है। तो इन्होंने भी 2 साल तक जॉब खोजा और इनको जॉब नहीं मिला। और फिर जहां ये थे, स्विस आर्मी में जाने की कोशिश की इन्होंने। और स्विस आर्मी में जाने का रास्ता बहुत सरल था वैसे तो, क्योंकि वहां अभी भी शायद इस प्रकार की व्यवस्था है कि हर कोई युवक जो है वो अपना कुछ समय देगा स्विस आर्मी में, और जो भी उसके लिए सक्षम है। और उसमें भी उनका रिजेक्शन हो गया, क्योंकि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो फिट नहीं पाए गए। तो कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा था उनको, कितना आप सोचिए। और फिर फाइनली उनको एक जॉब मिला है। कहाँ? तो एक पेटेंट ऑफिस के अंदर में, जहाँ पेटेंट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं और उसको एग्जामिन करना रहता है कि उसको लोग देखें, पेटेंट दिया जा सकता है कि नहीं, उसके ऊपर करें, पहले से वो काम कहीं है क्या, इन सब की जांच पड़ताल करना। तो उसमें ये असिस्टेंट पेटेंट एग्जामिनर लेवल 3, इसके ऊपर उनका अपॉइंटमेंट उस ऑफिस में हुआ। उसको क्लर्क कहते हैं लोग साधारणतः। तो वो 1902 में फाइनली वो क्लर्क बाबू बने। तो ये भी सीखने की चीजें हैं कि इतना सब कुछ करके, इतना सारा इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग में रख करके, इतना काम करके, और फिर भी जॉब नहीं मिलती है और एक क्लर्क के नाते ज्वाइन करना रहता है। और उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। सीखने की बात यह है, उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। 1902 में वो जॉब ज्वाइन करते हैं और उसके बाद की कहानी देखिए। आपदा रचित चक्रव्यूह में भी संकल्पशील की बुद्धि नहीं भरमाती है। बहुत आपदा है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, बड़ी समस्याएं हैं, और आपदाओं ने एकदम चक्रव्यूह रच लिया है, उस चक्रव्यूह में अपने को जकड़ रहे हैं। लेकिन आपदा रचित चक्रव्यूह में भी संकल्पशील, जिसका संकल्प बहुत तगड़ा है, संकल्पशील की बुद्धि नहीं भरमाती है। तब क्या होता है? आपदा स्वयं ही नतमस्तक होकर के उनके लिए अवसर बन जाती है। और आइंस्टाइन के साथ यही हुआ। संकल्पशीलता उनकी इतनी जबरदस्त थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, और कुछ भी उनके लिए गड़बड़ नहीं था। पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे, जिसका उनको एग्जामिनेशन करना रहता था, तो अमूमन कुछ नई चीज लोग निकालते हैं, तभी उसके पेटेंट के लिए आवेदन करते हैं। तो उनको वो नई चीजों की जानकारियां वहां से मिल रही थी, और उससे वो पढ़ रहे थे, उससे वो समझ रहे थे, और उसके साथ साथ अपने स्वयं के लिए उसमें से विषय निकाल करके उसके ऊपर वो शोध कार्य कर रहे थे। और बहुत सारे जो थे उस समय में कम्युनिकेशन के लिए, जो वायरलेस कम्युनिकेशन या ये वो उस तरह की चीजों के लिए आते थे पेटेंट। तो उससे प्रकाश की, विकिरण की, इन सब प्रकृति के ऊपर सोचने का उनको बहुत सारा अवसर मिला, और वो उसकी थियरीज बनाया करते थे, उसके सिद्धांत निकाला करते थे, और उसको अपने मित्रों के साथ में डिस्कस किया करते थे। तो संघर्ष से रहता कोई अछूता नहीं, संघर्ष सबको झेलना पड़ता है। आप कितने भी रसूख वाले हैं, आप में कितना भी इंटेलिजेंस हो, आप कितनी भी अच्छी डिग्री रखते हो, कितने भी अच्छा आपने काम किया हो, संघर्ष से रहता नहीं कोई अछूता, कोई अछूता नहीं। लेकिन हिम्मत वाला संघर्ष से घबराता नहीं। और जब कोई हिम्मत वाला संघर्ष से नहीं घबराता है, तब ठोकरें जमाने की कितनी भी मिलती रहे, स्वनिर्मित पथ से उसे कोई डिगा पाता नहीं।
उसने खुद से अपना रास्ता बनाया है और उस रास्ते से उसको कोई नहीं डिगाएगा, चाहे कितनी भी जमाने की ठोकरें हो, कितना भी संघर्ष हो, कुछ भी हो। आइंस्टाइन इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल है। याद कीजिए 1902 में उन्होंने क्लर्क बाबू की नौकरी ज्वाइन की और 1905 3 साल क्या क्या कर लिया उन्होंने, जिसको कहा जाता है मिरेकल ईयर या वंडर ईयर आइंस्टीन के लिए। 4 बड़े बड़े जबरदस्त उन्होंने शोध पत्र प्रकाशित किए। उस समय अपनी थ्योरी जो बना रहे थे उनको उन्होंने प्रकाशित किया। पहला था ये जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, जिसके लिए 1921 का नोबेल प्राइज उनको मिला। वो 1905 में प्रकाशित किया था और 5 में वो अपने क्लर्क बाबू की जॉब कर रहे थे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको कहते हैं, किसी भी चीज को आप प्रकाश के वेग से अधिक वेग से नहीं भेज सकते हो, मर्जी आए जितना फोर्स लगा दो और मर्जी आए जितनी देर तक लगाए रखो, नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है दुनिया के अंदर में हर चीज की। E बराबर mc, एनर्जी बराबर मास इंटू जी स्क्वायर। ये और एक ये ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउन साहब ने इनके काम को पिक करके इसके ऊपर आगे बहुत सारा काम किया, इसलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अगर आपके पास पानी है गिलास में और उसके अंदर में कुछ बहुत सूक्ष्म कण वाले पाउडर आप मिक्स कर दें तो मॉलिक्यूल्स के चलते फिरते रहने के कारण से वो जो कण है वो इधर उधर भटकते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उसका पूरा सिद्धांत विकसित किया। चारों में से हर एक जो है वो एक नोबेल प्राइज के लायक है और चारों में से हर एक को कंसीडर किया गया था कभी ना कभी किसी न किसी साल में नोबेल प्राइज के लिए। इतना काम 1905 के अंदर में किसी कॉलेज में नहीं थे, किसी विश्वविद्यालय में नहीं थे, किसी रिसर्च लेबोरेटरी में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम किया। ये है उनका प्रेरणादायक उनकी कहानी। और साथ में पीएचडी भी करते रहे। ये वहां अपने ऑफिस में काम भी करते रहे, नए नए शोध पत्र भी प्रकाशित करते रहे, बनाते रहे, सिद्धांत बनाते रहे और साथ में पीएचडी के लिए भी काम पार्ट टाइम में करते रहे। और 1905 में ही उनको पीएचडी भी अवार्ड हुई। तो ऐसा उनका है। धमाकेदार 1905 के 4 शोध पत्रों ने भले ही हिलाकर रख दी सारी दुनिया हिलाकर रख दी। आज उन चारों में से किसी भी शोध पत्र को अगर देखें तो पता चले कि अरे क्या क्वालिटी है। एक पत्र जो है, एक शोध पत्र जो है, वही अपने आप में उसको वर्ल्ड फेमस करने के लिए काफी है। 4 उसी कैटेगरी के धमाकेदार 1905 के 4 शोध पत्रों ने भले ही हिला कर रख दी सारी दुनिया, पर क्लर्क बाबू तो क्लर्क बाबू ही रहे। नौकरी देने वालों का नहीं बदला नजरिया। 1902 में तो नौकरी नहीं, 1900 में उन्होंने डिप्लोमा खत्म किया, डिग्री हासिल की, नौकरी नहीं मिली। 1902 में उन्होंने क्लर्क ज्वाइन किया, नौकरी नहीं मिली एकेडमिक। 1905 में जब इतने बड़े बड़े शोध पत्र आ गए, अब तो नौकरी मिलनी चाहिए थी कहीं पे, वो भी नहीं मिली। 1908 तक वो क्लर्क बाबू ही बने रहे। 1908 तक। 1905 के अंदर में दुनिया हिला देने वाले 4 शोध पत्र लिखने वाला वो भी क्लर्क बाबू बना रहा। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट तब भी नहीं, तब भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आया, तब भी निराशा नहीं आई, तब भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। 1908 में उनको पहली बार लेक्चरर की जगह मिली और वो भी वेतन रहित। एक ये शब्द वहां प्रचलित था, प्राइवेट डोजेंट। उसमें था कि अगर आपके पास डिग्री है, आप पढ़ाने योग्य है, तो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाने का अवसर दे सकती है, सैलरी नहीं देगी। अब किसी डिपार्टमेंट के पास कुछ व्यवस्था है तो उसमें से वो अपना कुछ पैसा ऑनरेरियम के रूप में दे दें तो दे दें, लेकिन कोई सैलरी नहीं है उसके अंदर में। ऐसा वो पोस्ट है, उस पे जाकर के उनको अपॉइंटमेंट मिला और तब उसके बाद समझिए 1909 से उनका रेगुलर एकेडमिक पीरियड जो है फैकल्टी के रूप में वो शुरू। और
1921 में तो उनको नोबेल पुरस्कार 21 का नोबेल पुरस्कार उनको 1922 में मिला है, और उसका ये टाइटल है फॉर हिज सर्विसेज टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसके लिए उनको वो मिला। तो थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे हम लोग कि ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मामला, और 1905 में जो उन्होंने काम किया था उसके लिए 1921 तक क्यों प्रतीक्षा करनी पड़ी नोबेल पुरस्कार की, इसकी कहानी थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सबसे पहले इन महोदय ने, हेनरिच हर्ट्ज महोदय ने 1887 ईस्वी में किसी और एक्सपेरिमेंट को करते समय देखा था सबसे पहले, क्योंकि पहले तो इसका नाम ही नहीं था, तो इसलिए इसके लिए तो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, तो किसी और काम के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके अंदर में ये उनको दिख गया। ये भी बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट है, बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंटलिस्ट है, लेकिन इनका आप देखिए ये आयु है, ये 36 इयर्स पूरा करके 37th ईयर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उतने ही के अंदर में उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब इनके काम को समझने के लिए कि उसमें कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहाँ आया, हमें दो चीज और सीखनी पड़ेगी। एक है कि जो स्पार्क होते हैं, बिजली के जो स्पार्क होते हैं, कई बार सबने देखा होगा, आप स्विच भी कई बार बंद करते हैं या उसको ऑन करते हैं तो आपको स्पार्क दिखाई देगा अगर आप अंधेरे के अंदर में है तो। और दूसरा कलर्स क्या होते हैं, इनको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये आकाश में जो बिजली चमक रही है वो भी स्पार्क है, ये सब स्पार्क हैं। और ऐसे यहाँ पे ये एक मेटल का रॉड है, यहाँ पे मेटल का रॉड है, और बहुत सारा वोल्टेज अगर यहाँ पे लगा दे दोनों के बीच में तो उसके कारण से भी ऐसा स्पार्क बन जाता है। तो ये हाई वोल्टेज लगाने से क्यों बनता है, ये क्यों ऐसे जंप करता है, कुछ लगता है कि हाँ वो रोशनी जो है इन दोनों के बीच में आ रही है, क्यों? तो इसलिए कि जो हाई वोल्टेज होते हैं उनके कारण से यहाँ की हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो बिजली को इधर से उधर ले जाने के लिए सहायक होते हैं। तो हम कहते हैं कि वहां की हवा कंडक्टिंग हो गई या सुचालक हो गई। अमूमन हवा सुचालक नहीं है, अमूमन जो ड्राई एयर है वो बिल्कुल सुचालक नहीं है, लेकिन अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल दें किसी प्रकार से थोड़े थोड़े बहुत, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे उतना वो कंडक्टिंग हो जाएगी, और कंडक्टिंग हो जाने के कारण फिर आराम से बिजली इधर से उधर जा सकती है, और तब फिर वो स्पार्क बनता है वहां से। ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ भी यही होता है, आकाश वाली जो बिजली चमकती है वहां भी वहां की जो हवा है उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ बाहर निकल जाते हैं अपने अपने मॉलिक्यूल्स में से, तो वो हवा जो है वो सुचालक बन जाती है, और हवा जहां सुचालक बनी और वोल्टेज है तो स्पार्क आने लगते हैं। इतनी बात हम स्पार्क के लिए जान लें। और रंगों के बारे में ये देखिए, इंद्रधनुष तो सबने देखा ही होगा। तो इंद्रधनुष के अंदर में हमेशा आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसीलिए इंद्रधनुष नाम ही रखा गया है इसके लिए, कलर्स के लिए। यहाँ पे देखिए आपको ब्लू ब्लू नजर आता है, बगल में ग्रीन नजर आता है, येलो नजर आता है, फिर कुछ ऑरेंजिश नजर आता है, रेड नजर आता है। तो इस क्रम में, हमेशा इसी क्रम में, कभी इस क्रम में उलट पुलट नहीं होगा इंद्रधनुष के अंदर में। तो ये जो अपने कलर्स हैं वो इसका नाम है ना, वायलेट से लेकर के और रेड तक, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे मुख्य मुख्य कलर तो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और ये यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। ये सीरीज और भी इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है। दिखता नहीं, आंखों से इतना ही दिखता है, इसीलिए इतनी ही की चर्चा होती है। लेकिन जैसे ये रेड तक है तो रेड के से इसी क्रम में और आगे भी है, आगे भी वो रेडिएशन है, उसका रोशनी कहें या न कहें, उसको कहते हैं IR, इंफ्रारेड। और इसी तरह इधर जो है ब्लू, ब्लू के बगल में वायलेट बहुत क्षीण सा होता है, दिखता नहीं है। उस वायलेट के भी इधर और कुछ है, उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, UV, अल्ट्रा वायलेट। तो अपने जो लाइट आती है सूरज से या किसी बल्ब से, ट्यूब लाइट से, उसके अंदर में ये सारे कलर्स तो हो ही सकते हैं। इसके खास करके जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, उसमें ये सारे कलर्स तो हो ही सकते हैं। इसके बाद वाले भी कलर्स हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं,
और ये यहाँ वाले कलर्स देखेंगे तो हम उसको यूवी बोलेंगे, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी और ज्यादा। और इधर वाले देखेंगे तो उसको इंफ्रारेड बोलेंगे, रेड से भी और इस साइड में। तो ये इस तरह से अपनी रोशनी में कलर्स होते हैं और उनके नाम होते हैं। और कितना, ये 7 ही भाग नहीं है इसके अंदर में। लाल को भी आप जानते हैं कितने वैरायटी के लाल होते हैं, एक ही लाल थोड़ी होता है, बहुत तरह तरह के लाल होते हैं। ये कंटिन्यूअस है। और उसको कैसे नापे हम कि कौन वाले की बात कर रहे हैं? केवल 7 नहीं है वो, 7,000 है, 70,000 है, 70 लाख है। वो सब जगह एक एक कलर है, सब जगह एक एक अलग अलग कलर है। तो उसके लिए एक आवृत्ति नाम की चीज डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो रेड की आवृत्ति सबसे कम, ऐसे बढ़ते जाइए आप, ऐसे बढ़ते जाइए तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी। वायलेट की आवृत्ति सबसे ज्यादा, उससे भी इधर चले जाएंगे तो उससे भी ज्यादा, उससे भी इधर चले जाएंगे तो उससे भी ज्यादा। तो ये से आवृत्ति करके, और हर एक रंग की अपनी अपनी एक आवृत्ति डिफाइन की जाती है। अब देखिए हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने कुछ सर्किट वर्किट बनाया, उसकी ज्यादा हमें चर्चा नहीं करनी है। लेकिन यहाँ एक गैप है, यहाँ पे देखिए ये मेटल है, ये मेटल का गोला है और एक गैप है, और उस सर्किट में हाई वोल्टेज लगा के वो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पार्क यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। और दूर उससे थोड़ा 20 फीट, 25 फीट, 40 फीट दूर, और उन्होंने एक दूसरा कॉपर का सिर्फ एक लूप बना के रखा हुआ है। यहाँ भी गैप है, यहाँ भी 2 गोले छोटे छोटे बने हैं कॉपर के, और बाकी बस तार है ये। अब यहाँ जब स्पार्क होता है तो यहाँ से कुछ तरंगे चलती हैं। यही उनका मुख्य एक्सपेरिमेंट था, दिखाना। यहाँ से कुछ तरंगे चलती हैं, यहाँ पहुंचती हैं, इसमें हाई वोल्टेज पैदा करती हैं, और यहाँ स्पार्क होता है। जब भी यहाँ स्पार्क पैदा करते हैं तो फिर यहाँ अपने आप स्पार्क हो जाता है इतनी दूर। तो ये उनका मुख्य एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ क्या दिख गया उनको? ये दिख गया कि अगर हम इसके बीच में, इस स्पार्क के और इस कॉपर के गोलों के बीच में अगर हम कोई ऐसा शील्ड रख दें, ऐसा कोई पर्दा रख दें जिसमें से कि थोड़ी रोशनी कम हो जाए और ये स्पार्क अच्छी तरह से दिखाई दे, तो उस पर्दे के कारण से कभी तो स्पार्क जैसे थे वैसे ही रहते हैं और कभी एकदम से कम हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजों का पर्दा लगाते हैं तो जैसे स्पार्क है वैसे ही रहते हैं, और कुछ कुछ अलग चीजों का पर्दा लगा देते हैं तो स्पार्क एकदम से कम हो जाते हैं। तो इसकी छानबीन जब की तो हर्ट्ज ने ये पाया कि ओ, ये जो रोशनी निकल रही है, स्पार्क की जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी में अल्ट्रा वायलेट भी है, यूवी भी है। तो दिखता है ना स्पार्क, तो अपने को वो रेड, ब्लू और ग्रीन और सब मिल करके तो है, वो तो है। अगर व्हाइट स्पार्क दिख रहा है तो वो सब है, लेकिन वो अल्ट्रा वायलेट भी है। और अगर जो वो अल्ट्रा वायलेट रुक गया, हमने ऐसी चीज लगा दी कि अल्ट्रा वायलेट रुक गया, बाकी सब जा रहा है, तो स्पार्क बड़े छोटे हो जाते हैं। और अगर वो अल्ट्रा वायलेट को भी हम जाने देते हैं तो फिर वो ज्यादा बढ़िया स्पार्क बनते हैं। यानी अल्ट्रा वायलेट जब इस पर पड़ता है, इन गोलों पे पड़ता है, तो यहाँ की हवा कंडक्टिंग हो जाती है। स्पार्क तो तभी होगा जब हवा कंडक्टिंग होगी, हवा सुचालक बनेगी। और हवा सुचालक तब बनेगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यानी ये अगर यूवी वाली लाइट इन गोलों पे पड़ जाए तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। ये उनको समझ आया, उन्होंने लिखा भी इस बात को, लेकिन इसकी ज्यादा चर्चा इन्होंने नहीं की। ये है पहला ऑब्जर्वेशन, ये है पहला ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद देखिए, इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। आपकी लाइट पड़ी, प्रॉपर आवृत्ति वाली लाइट पड़ी, और उस मेटल पे पड़ी। मेटल के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। उस लाइट ने उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, धातु की सतह के बाहर निकाल दिया। इसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए, ये तो आइंस्टीन के पहले की बात हो गई, 1887 की बात है, तो आइंस्टीन अभी नहीं आए हैं पिक्चर में। उसके अगले साल ये बहुत यंग फैकल्टी, हॉलवाक्स अभी पीएचडी खत्म की थी उन्होंने इसी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, कंफर्म करने के लिए कि अच्छा, अल्ट्रा वायलेट धातु पे पड़ती है तो सचमुच इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो एक अलग से एक्सपेरिमेंट इसी के लिए डिजाइन किया, और वो ऐसा था। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने इसके बारे में
देखा हो या पढ़ा हो, कुछ नहीं जाना। यहाँ एक मेटल का रॉड है केवल, और यहाँ पर मेटल की 2 पत्तियां हैं। अगर आप समान आवेश कहीं से दे दें इसको, इस पूरे को, ये डिस्क है यहाँ पे, समान आवेश दे दें तो ऐसे फैल जाएगी जैसे ये फैली हुई है। तो ये जो डिस्क है ये भी मेटल की है, ये भी मेटल का है, सब कुछ मेटल का, एक बॉटल के अंदर बंद है। तो इस डिस्क को उन्होंने एक जिंक की प्लेट से जोड़ा हुआ है, ये एक जिंक की प्लेट से जुड़ा हुआ है ये सब। और शुरू में इस पर सब पे नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं, सब पे ऋणात्मक आवेश सब पे डाल देते हैं। मतलब एक जगह डालेंगे खुद ही फैल जाएगा सब में, यहाँ से वहां तक, और पत्तियां फैल जाएंगी। तो ऐसा इनका सेटअप है। और फिर वही सेटअप यहाँ दिखा रहे, ये वही चीज है जो वहां दिखाई आपको, और नेगेटिव चार्ज करके रखा हुआ है सारी चीजें, ये पत्तियां फैली हुई हैं। अब इस पर उन्होंने डाली यूवी लाइट, बल्कि बकायदा उसका एक सोर्स जिसमें से यूवी लाइट निकलती हो वो लेकर के आ गए और वो यहाँ डाली। और जब यहाँ डाली तो पत्तियां सिकुड़ गई। आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पत्तियां बहुत फैली हुई हैं और यहाँ वो सिकुड़ रही हैं। क्यों सिकुड़ गई? ऋणात्मक आवेश था, नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स थे, इस सब जगह पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। इन यूवी लाइट ने पढ़ करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही निकाल दिया, हटाई दिया, इस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को हटाई दिया। इलेक्ट्रॉन्स हट गए, आवेश कम हो गया, पत्तियां सिकुड़ गई। तो हॉलवर्क्स ने कंफर्म किया कि हाँ, यूवी लाइट डालने से ऐसा होता है। और फिर आए ये लिनार्ड साहब, फिलिप लिनार्ड, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने खुद से डिजाइन किए। और ये करीबन 3 साल तक उन्होंने, जब हॉलवर्क्स का देख लिया, उसका पढ़ लिया हर्ट्ज का, तो इन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए और कई सारी चीजें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में निकाली। उनका सेटअप है बहुत लंबा चौड़ा, है ना, तो इसको हम देखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या था उनके सेटअप में? उनके सेटअप में 2 चीजें थी, ध्यान दीजिएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं या ज्यादा निकल रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उसको धारा कहते हैं, विद्युत धारा। तो कितनी धारा बन रही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितनी धारा बन रही है, इसको वो नाप सकते थे। जो करंट है इसको वो नाप सकते थे। उसको फोटो करंट कहते हैं, क्योंकि वो लाइट के कारण से बन रहा है करंट। तो वो जो करंट है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसको अपने ऑपरेटर्स में वो नाप सकते थे। दूसरा, ये निकल रहे हैं तो कितने स्पीड से निकल रहे हैं, इसको भी वो कुछ हद तक नाप सकते थे। और क्या नाप करके उन्होंने पाया? नाप करके उन्होंने पाया, कुछ पाया कि अगर जो हम उसकी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोटो करंट पे क्या होता है, वेलोसिटीज पर क्या होता है, वगैरह वगैरह, कुछ चीजें उन्होंने की। उसी का मेंशन किया है आइंस्टाइन ने अपने 1905 वाले पेपर में, जो फोटो इलेक्ट्रिक वेव का पेपर है उनका 4 में से एक, उसमें लिनार्ड के ही एक्सपेरिमेंट का उन्होंने हवाला दिया है और ये बताया है कि लिनार्ड के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स है, उन्होंने जो देखा है, उसको समझने के लिए लाइट कैसे वो विद्युत धारा बना सकती है, उसको समझने के लिए और कुछ और करना होगा, आसानी से नहीं समझ आएगा। तो नई थ्योरी बनाई प्रकाश के लिए, या उसको रेडिएशन भी हम लोग इसलिए कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट दिखाई तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए उसको रोशनी कहना या प्रकाश कहना थोड़ा सा नागवार गुजरता है, तो विकिरण कहते हैं या रेडिएशन कहते हैं उसको। तो वो जो रेडिएशन है, लाइट खुद भी वही चीज है, वो खाली दिखती है और ये दिख नहीं रहा है यूवी, तो उसको कैसे देखना होगा, हमें अलग अलग देखना होगा। पूरी लाइट अपना एकदम बिल्कुल चली आ रही है वैसा नहीं है, हर जगह लाइट, वो अलग अलग टुकड़ों में आ रही है। ये नई थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी। आप देखिए, मैटर देखिए, कुछ भी देखिए, आप हवा देखिए, बर्तन में कोई हवा है या कोई सॉलिड ही है या लिक्विड है, क्या है? अणु है उसके अंदर में, मॉलिक्यूल्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं, एटम्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा है, चौथा है, सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। सब ऐसा नहीं है कि पूरे में मिला करके आपको दिखता होगा, पानी रख दीजिए पूरे में दिखता होगा, लेकिन उसमें भी उसके पानी के अलग अलग अणु है। एक H2O यहाँ है तो एक H2O वहां है, तो एक वहां है तो वहां है, हाँ, एक दूसरे के पास आते हैं, टूटते हैं, तो ये अलग अलग है। उसी तरीके से प्रकाश के बारे में भी उनकी जो नई थ्योरी है, उसमें भी है कि जब प्रकाश आ रहा है
तो प्रकाश भी लगातार में नहीं है, उसमें भी अलग अलग है, उसके भी जैसे एटम्स हो, ये अलग अलग एटम्स हो, जिसको फोटोन कहते हैं। तो रोशनी को उन्होंने ऐसा करोगे तभी लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसके लिए नई थ्योरी बनाई कि, और एक कलर की अगर लाइट आपने चुनी है, एक आवृत्ति की लाइट अगर आपने चुनी है, तो जितनी आवृत्ति की लाइट है उसी के अनुसार उन फोटॉन्स की एनर्जी होगी। और एक अगर आवृत्ति है, यानी एक अगर कलर है, तो एक ही जितनी एनर्जी होगी। सारे फोटॉन्स एक एनर्जी वाले होंगे, सारे के सारे फोटॉन्स एक एनर्जी वाले होंगे। लेकिन अगर आपने कलर बदल दिया, तो एक रंग का प्रकाश है, सभी फोटोनों की ऊर्जा बराबर है, लेकिन अगर कलर बदल दिया तो फोटोनों की ऊर्जा फिर बदल जाएगी। और कैसा बदलेगी? फिर से आप इस चित्र पर आइए। रेड में आवृत्ति सबसे कम है, तो रेड के जो फोटोन्स होंगे उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ऊर्जा घटती जाएगी, जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी। वायलेट की ऊर्जा इनमें सबसे अधिक होगी, और उससे भी ज्यादा ऊर्जा इस वाले के फोटोन्स की होगी। ये एक एक फोटोन की ऊर्जा बता रहे हैं। आप रेड देखिए, इसके सारे फोटोन एक जैसे हैं, और हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है? तो थोड़ी सी है। इसको देखिए, ऑरेंज को देखिए, सारे फोटोन्स एक जैसे हैं, उनकी ऊर्जा कितनी है? इसके वाले फोटोनों की तुलना में अधिक है। इसके वाले फोटोनों की तुलना में इस वाले कलर के येलो के फोटोन्स जो है उनकी ऊर्जा थोड़ी और अधिक है। ऐसे ये ऊर्जा बढ़ती जाती है जैसे जैसे ये आवृत्ति बढ़ती जाती है, और यहां आकर के वो ऊर्जा काफी अधिक है। आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपका रेड लाइट दे रहा है ये बल्ब, तो इसके जो फोटोन्स है मैंने बनाए हैं, और छोटे छोटे गोले बनाए हैं। और इसमें ये वॉयलेट है, इसके गोले थोड़े बड़े बड़े हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके फोटोन बड़े होते हैं, अधिक ऊर्जावान होते हैं, उनकी एनर्जी अधिक होती है, लेकिन यहाँ दिखाने के लिए ये बड़ा गोला बनाया। वॉयलेट के फोटोन ज्यादा ऊर्जा वाले, रेड के फोटोन कम ऊर्जा वाले, ऐसा। और अगर आप वाटेज की बात करें, एक 5 वाट का मान लीजिए रेड है और एक 15 वाट का रेड है, क्या फर्क है? ये भी रेड है, ये भी रेड है। आवृत्ति जितनी इसकी उतनी आवृत्ति इसकी, तो जितना फोटोन की यहाँ एनर्जी उतने ही फोटोन की यहाँ एनर्जी। तो इसीलिए ये भी छोटा छोटा बनाया, ये भी छोटा छोटा बनाया। एक ही जैसे फोटोन है, जैसे यहाँ फोटोन है वैसे यहाँ फोटोन है। फर्क क्या है 5 वाट में और 15 वाट में? फर्क है यहाँ कुल मिलाकर के इतने वॉल्यूम के अंदर में जितने फोटोन है उतने ही वॉल्यूम में यहाँ पर अधिक फोटोन। ज्यादा वॉटेज का बल्ब लगाया, ज्यादा इंटेंसिटी कर दी, तो ज्यादा फोटोन्स होंगे, लेकिन होंगे सब वैसे ही वाले, जैसे यहाँ छोटे छोटे, यहाँ भी छोटे छोटे, कम ऊर्जा वाले कम ऊर्जा वाले, एक ही जैसे होंगे। कलर सेम है, जब तक कलर सेम है तब तक आवृत्ति सेम है, तब तक इनकी एनर्जी सेम है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए, अब हम यूवी लेके आ रहे हैं। अब हम यूवी लेके आ रहे हैं, देखो खूब बड़े बड़े बनाए हमने। यूवी के फोटोन्स की एनर्जी खूब ज्यादा होती है, इसलिए हमने बड़े बड़े बनाए। आ करके इसके ऊपर गिर रहे हैं, इतनी ऊर्जा से आकर के किसी इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारते हैं, और ये फोटोन टक्कर मारने के बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं, और सारी की सारी ऊर्जा इसको मिल जाती है। और वो ऊर्जा अधिक मिल जाने के कारण से वो मेटल से बाहर आ जाता है। कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आता है, क्योंकि मेटल से बाहर आएगा तो मेटल उसको वापस भी खींचता है। तो कौन सा मेटल है, क्या है, उसके आधार के ऊपर ये। अब सोचिए, यही यूवी है, यही यूवी है, वही आवृत्ति है, वही कलर है। ये जितने बड़े बड़े बनाए हैं यहाँ भी उतने ही बड़े बड़े बनाए हैं, क्योंकि कलर नहीं बदला, आवृत्ति नहीं बदली। लेकिन ये 1 वाट का है और ये 11 वाट का है। क्या फर्क है? हर एक फोटोन की ऊर्जा जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है, लेकिन यहाँ जितने फोटोन हैं, आ रहे हैं, उसकी तुलना में यहाँ ज्यादा फोटोन आ रहे हैं। तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। ये लिनार्ड का एक्सपेरिमेंट से प्राप्त किया हुआ परिणाम है, जो आइंस्टाइन के फोटोन थ्योरी के आधार पर समझ में आ गया। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है यहाँ पे, उसमें बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि इस फोटोन की ऊर्जा में बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी जब कोई इसको टक्कर मारेगा तो उतनी ही ऊर्जा देगा जितना यहाँ की थी। तो इसलिए वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, करंट पे फर्क पड़ने वाला है। ये सब आइंस्टीन ने अपने सिद्धांतों से उसको कराया।
हाँ, आप आवृत्ति बदलोगे तो क्या होगा? अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था, लिनार्ड ने इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब यहां से आइंस्टीन अपने सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट उपलब्ध नहीं है। क्या? ये देखो फिर से दो लाइट ला रहे हैं, एक की आवृत्ति का, दोनों यूवी है लेकिन एक की आवृत्ति कम है, छोटे छोटे गोले हैं, दूसरे की आवृत्ति ज्यादा है तो बड़े बड़े गोले। अब क्या होगा? अब जो अधिक ऊर्जा यहाँ पड़ रही है तो ज्यादा ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तेज तेज निकलेंगे, और यहाँ कम एनर्जी इसको मिल रही थी इलेक्ट्रॉन को, तो वो धीमे धीमे निकल रहे थे। तो जो वेलोसिटी है वो बदल गई है, वेलोसिटी जो है वो बदल गई है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बदल गई है। और ये कैसे बदलेगी? आप आवृत्ति में कितना परिवर्तन करोगे तो इनकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ये अपनी थ्योरी के आधार पे उन्होंने भविष्यवाणी की कि ऐसा होना चाहिए। और धातु पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो वापस खींचती है धातु, तो कौन सी धातु है उसके आधार पर भी निर्भर करेगा। एक ही धातु पे रखो तो फिर आवृत्ति का क्या असर है, ये सब भविष्यवाणियां की इन्होंने 1905 में इन्होंने ये सब भविष्यवाणियां की। और इन भविष्यवाणियों को परखने के लिए, इनकी जांच करने के लिए, ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, इनकी जो थ्योरी बनाई है फोटोन वाली, वो थ्योरी ठीक है कि नहीं है, इस काम का जिम्मा उठाया किसने? मिलिकन महोदय ने। ये रॉबर्ट मिलिकन साहब हैं ब्रिटेन के, और इन्होंने 10 साल मेहनत, 10 साल बहुत तरह तरह के ऑपरेटर्स बनाए, तरह तरह के प्रयोग बनाए, और आइंस्टीन की जो भविष्यवाणियां थी उनको जबरदस्त इन्होंने टेस्ट किया। और इतना समय इसलिए लगा कि बिल्कुल शुद्धता के अनुसार होना चाहिए, हर चीज जो मेजरमेंट में आए इतना शुद्ध हो कि इस मेजरमेंट पे कोई उंगली ना उठा सके। और अगर इससे निकल करके आ जाए कि आइंस्टाइन ने जो भविष्यवाणी की थी गलत है, तो सारा सिद्धांत उनका गलत है, उठा के फेंक देना पड़ेगा। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद, और बहुत कड़ा टेस्ट दिया उन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को, और ये इनका बहुत जबरदस्त ऑपरेटर्स है। 10वीं ट्यूब है, ये 10वां ऑपरेटर्स बनाया है, 10th वर्जन ऑफ हिज इक्विपमेंट। और क्या क्या है इसके अंदर में उसकी कल्पना नहीं करेंगे हम। और क्या निकल करके आया? भविष्यवाणियां सारी सत्य। सत्य तो सत्य होता है, अद्भुत, अविचल, अनिंद्य, अभिराम, बहुत सुंदर होता है। सत्य बहुत सुंदर होता है, निंदा नहीं कर सकते, विचलित नहीं कर सकते, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। सत्य तो सत्य होता है, अद्भुत, अविचल, अनिंद्य, अभिराम। जितनी कठिन अग्नि परीक्षा उतना ही निखरता उसका मान। जितनी कठिन अग्नि परीक्षा, आप जितनी कठोर परीक्षा लोगे सत्य की, वो सत्य उतना ही उसका मान जो है और भी निखर करके सामने आएगा। और वही हुआ। 1905 में कार्य संपन्न किया, थ्योरी बनाई। 1916 में उसको अक्षरशः सत्यापित, बिल्कुल सही है वो थ्योरी, एक एक भविष्यवाणी उसकी सही है। और तब भी उनको 1921 में जा करके, और उसका भी 1922 में जा करके वो नोबेल प्राइज को प्राप्त हुआ। तो आप उनके संघर्षों की कथा देख सकते हैं, 1905 के काम को किसी ने भाव नहीं दिया, एक नौकरी तक नहीं दी किसी कॉलेज में। 1908 में जाके किसी तरीके से बिना वेतन की नौकरी दी, और उसके बाद इतने कड़े टेस्ट से उनकी थ्योरी को गुजारा गया। और सब कुछ सही होने के बाद भी 1917 से 20 तक हर साल आइंस्टाइन के नाम पर विचार हुआ नोबेल प्राइज के लिए, नहीं मिला। 1921 में भी विचार हुआ, नहीं मिला। फिर 1921 वाला नोबेल पुरस्कार 1922 में विचार हुआ, तब जाकर के उनको मिला। कमेटी की बड़ी उहापोह हो रही। क्या उहापोह हो रही? एक तरफ प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरी तरफ जो हमने आपको पहले बताया, गुरुत्व, जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पर जो उनका काम था, जिसमें कहते हैं कि वो
मटेरियल्स रखने से, सारा जो 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 भारी मटेरियल्स हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सब के रहने से पूरा स्पेस की ज्योमेट्री बदल जाती है। दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सरल रेखा नहीं रह जाती है। ये सब जो बड़ी अद्भुत ग्रेविटी की कथा है, जिस पर आज भी सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं और उसके आधार पर अपने यूनिवर्स की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या गुरुत्व, किस पर दिया जाए नोबेल पुरस्कार, इसी ऊहापोह में रह गए और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। और जो उनकी कृतियां हैं आइंस्टीन की, उनकी जो कृतियां हैं, उनका जो वजन है वो उनके नोबेल पुरस्कार से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक नोबेल पुरस्कार क्या 10 नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए तो भी उनकी जो कृतियां हैं वो हमेशा भारी रहेगी इससे। तो कब मिला, कितना डिले हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कमेटी ने क्यों नहीं निर्णय लिया, कृतियां होनी चाहिए, अपनी कृतियां होनी चाहिए, मेरी रचनाएं होनी चाहिए, मेरे द्वारा कुछ नया होना चाहिए। उनका वजन है, उनका मान है, उनका ही सब कुछ है। जो कुछ हमारी कीर्ति है, ख्याति है, उन्हीं के कारण से है। पुरस्कार बहुत मायने नहीं रखते हैं। आइंस्टीन के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैनेजर सर, धन्यवाद आपने। सर अगर कोई प्रश्न है अभी बच्चों के पास तो अभी हम लोग 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, अगर कोई बच्चे प्रश्न करना चाहें। हाँ सर, एक मेरे मन में विचार आ रहा था जी। कि कहाँ आप आईआईटी के बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि देश भर से बहुत ही एक कड़ी परीक्षा पास करके विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग के पढ़ाई क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। सर अपना वीडियो चालू कर दीजिए। मैं वही देख रहा हूँ, मैं उस स्क्रीन से तो स्क्रीन शेयरिंग से बाहर आ गया हूँ, लेकिन अपने नेचुरल उसमें नहीं आ पा रहा हूँ। हो सकता है मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। देखता हूँ क्या होता है। आगे नहीं आगे। हाँ, ठीक। हाँ बताइए विनय भैया। जी, तो जैसे सर अभी आपने हमारे कॉलेज में इसमें डीएलएड के भी स्टूडेंट्स हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, और इनका फील्ड बिल्कुल अलग है। इनको आपने कैसे तैयारी किया सर कि अब हमें इन्हें पढ़ाना है, इनको हमें व्याख्यान देना है? तो दोनों के बीच में बहुत अंतर है। वो आईआईटी के स्टूडेंट और ये हमारे डीएलएड के स्टूडेंट या बीएड के स्टूडेंट या बीसीए के स्टूडेंट्स में। तो और इतने बढ़िया तरीके से आपने बताया कि जो लोग साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी उसको बिल्कुल समझ रहे थे। तो ये तैयारी सर कैसे करते हैं? अगर आप ये थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देंगे तो हमारे टीचर्स को इससे बहुत लाभ होगा। देखिए ऐसे है ना विनय भैया जी कि सर, अगर हम एक खास रेजिमेंटेशन के साथ रहते हैं, मेरा दिमाग जो है उसके ऊपर बाउंड्रीज बनी हुई है, ये सिलेबस है, ये सेक्शंस है, ये उदाहरण है, ये पैराग्राफ्स हैं, उनमें ही अगर हम रहते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है किसी को समझाना जो हमारा विषय नहीं जानता है। जी सर। लेकिन अगर हम उसके बाहर आकर के और अपने हिसाब से चीजों को समझते हैं, अपने हिसाब से चीजों को समझते हैं, डीपली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ऊपर स्वयं का मंथन करते हैं जी, तब फिर हमें वो कॉम्पिटेंस आता है कि हम किसी को दूसरे को भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी हम शक्ल बदल सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको सजा सकते हैं, उसके हिसाब से उसका श्रृंगार कर सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जबकि हमको उसकी रग रग ठीक प्रकार से पता हो, तभी वो श्रृंगार ठीक होगा। अगर हमने उस मूर्ति की जो बारीकियां हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ तो फिर उस मूर्ति को मैं उसका श्रृंगार नहीं कर सकता हूँ।
और एक बहुत प्यारा कोट है, शायद बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे फाइनमान साहब हैं, उनका है। और इस तरह का कोट कई सारे लोगों ने किया है कि अगर आपने अपने रिसर्च का विषय जी और अपनी दादी नानी को नहीं समझा पाए अगर आप, तो आपने अपना रिसर्च ठीक नहीं किया है। या एक दूसरा कोट इसी प्रकार का है कि आपको कलम पेंसिल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक करते समय जो आपके साथ में वॉक कर रहे हैं उनको अगर अपना विषय आप समझा सकते हैं ड्यूरिंग द वॉक, यानी आपके पास इक्वेशन लिखने की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी आप उसको समझा सकते हो। एक ही बात है, अगर हम अपने विषय से अलग वाले विषय के लोगों से बात कर रहे हैं तो इक्वेशन लिख के भी कोई फायदा नहीं है जी। तो उनको अगर आप समझा सकते हो तो आप समझो कि हाँ आपने चीजों को ठीक समझा है और गहराई से समझा है, और इतनी गहराई से समझा है कि अब आप उसके श्रृंगार बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बस वही है जब एक अभ्यास इस प्रकार का अपने दिमाग को हम डाल के रखें कि जो कुछ जो है एकदम बना हुआ, जो परंपरा से चला आ रहा है, हम उसमें नहीं बंधेंगे। हम वो पढ़ेंगे जरूर, हम तैयार करेंगे, परीक्षाओं के अंदर में उसको लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपनी समझ के लिए वहां से हम बाहर निकलेंगे, उन बेड़ियों को हम तोड़ेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे और उसको पूरे को हम अब जिस लेवल पे हम चाहते हैं उस लेवल पे रीफॉर्मुलेट करेंगे। मेहनत होती है, मुझे भी होती है, 2 दिन से मैंने बहुत मेहनत की है कि इसको आज कैसे मैं प्रेजेंट करूंगा। लेकिन वो मुझको विश्वास था जब अमित जी ने कहा कि इस प्रकार की मिक्स्ड ऑडियंस है जी, तो विश्वास था कि मैं कर लूंगा, तो मैंने कहा ठीक है कर लूंगा। सर लगभग कितने घंटे आपने इसकी तैयारी में लगाए होंगे? 10 घंटे तो लगाए ही होंगे कम से कम। 1 घंटे के लेक्चर के लिए 10 घंटे? हाँ। ये तो जब मैं IIT में पढ़ाता था या पटना में पढ़ाता था जी सर, उस समय भी वो होता था, और IIT में खास करके IIT में मैं पढ़ाता था तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए या 55 मिनट के लेक्चर के लिए एक 10 से 12 घंटे का प्रिपरेशन मेरा हर लेक्चर के पीछे जाता था। जी सर, और आखिरी तक जाता था, रिटायरमेंट तक। जब भी मैंने कोई कोर्स पढ़ाया, भले वो कोर्स मैं 4थी बार पढ़ा रहा हूँ, चाहे 8वीं बार पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे के लेक्चर देने के पहले 10 घंटे 12 घंटे, बहुत जल्दी हो गया तो 8-9 घंटे, उतना तो मैं लगाता ही लगाता था। तो मैंने कहा इसका पूरा अभ्यास। तो वहां पर भी वही बात है जी, मैं अपने क्लास में भी अगर पढ़ा रहा हूँ ना जी, तो भी मैं सोच करके जाता हूँ कि अच्छा इसको कैसे प्रेजेंट करें हम। तो जो पिछले साल प्रेजेंट किया था वही इस बार भी प्रेजेंट कर दिया तो फिर मेरा एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा जी, मेरी ग्रोथ कहाँ से होगी। जी जी सर, ऐसा है। थैंक यू सर। ठीक है, तो लास्ट में हम डॉक्टर PK मिश्रा सर को इनवाइट करते हैं लास्ट वर्डिंग्स के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। PK सर, प्रभाकांत सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अमित जी को, जो शिक्षक सोपान के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, जो हमारे प्रबंधक सर के कहने से वर्मा सर को आज इस प्लेटफॉर्म पे ला करके और संबोधित करने के लिए त्रिशक्ति डिग्री कॉलेज के छात्रों को लाभान्वित कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर SC वर्मा सर का, जिन्होंने त्रिशक्ति डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए व्याख्यान के लिए अपने 10 घंटे तैयार करके उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्राप्त प्रवक्ता के रूप में उन्होंने संबोधित किया, जिसका लाभ एक मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारे छात्रों को भविष्य में जब सोचेंगे शायद कल्पना ना कर पाएंगे कि इतना बड़ा व्याख्यान उनको इस प्लेटफॉर्म पे दिलाया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रबंधक सर को, जिन्होंने शक्ति डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए अथक प्रयास करके और इस कार्य को कार्य रूप में परिणित कराया।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो सभी ने सहयोग करके अपने छात्रों को मोटिवेट करके और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वो इसके लिए सभी शिक्षकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता के लिए प्रयास किया, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में श्री अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने स्तर से अब हैंड करें। थैंक यू सर, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार क्योंकि इतना अच्छा ऑडियंस और था कि सब लोगों ने शांति के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी को आपने धन्यवाद दे दिया, तो लास्ट धन्यवाद हम अभिषेक दास जी को देते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा कार्य आज बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। थैंक यू अभिषेक जी, और थैंक यू वर्मा सर कि आपने 10 आवर्स लगाए और मेरे को भी एक पीपीटी मिल गई कि हम मोटिवेशनल सेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बनाना, इस कहानी को पढ़ना, ये अपने बड़ा काम है और उसको समझना। क्योंकि अगर एक बार कहीं आकर के हम वीडियो देख रहे थे आज, जैसे आपके साथ चर्चा हो रही थी, तो वो सवाल उठ जाते हैं और सवालों से अब हम यहाँ से निकल पाए, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, एक सीक्वेंस मिल गया है ना, एक तिथिवार, एक सनवार सीक्वेंस मिला कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। और जो हम खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, तो ये पता चल गया कि 1922 में मिला था, 1921 वाला था। तो बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे। नमस्ते, फिर मिलेंगे सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते 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 बहुत।